नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल स्टोरी में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। श्रेयांशी लाल जोड़े में सजी धजी आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो थोड़ी देर पहले ही तो पार्लर से आई थी। वैसे तो पार्लर वाली ने उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखी थी, पर फिर भी उसका चेहरा फीका लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दुल्हन के चेहरे पर जो लालिमा होती है वो नदारत थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो बिना किसी भाव के दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। दिल का बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया था उससे। उसके साथ आने वाली जिंदगी के न जाने कितने ही ख्वाब बुने थे, पर अब हकीकत कुछ और ही थी, जो उसने अपने ख्वाब में भी ना सोची थी। तभी कमरे के बाहर दो औरतों की आवाज़ आई, जो आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत, अरे बहन, ये लड़की तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई है। एक तो इतने बड़े डॉक्टर की बेटी है, और देखो इसका दूल्हा आईएएस अधिकारी है। बड़े ही भागों वाली है ये छोरी। दूसरी औरत, 20 लाख रुपए रखे हैं डॉक्टर साहब, सारा दहेज भी तो दे रहे हैं। इतने में तो एक आईपीएस भी दुम हिलाने लग जाए, और इतना दे रहे हैं, इससे तो लगता है कि लड़की में ही कोई कमी है। पहली औरत, अरे पागल हो क्या बहन, लड़की इतनी अच्छी वकील है, और पूरे परिवार में श्रेयांशी से सुंदर गुणी लड़की कोई नहीं है। दूसरी औरत बोली, हाँ तो तुम्हें पता नहीं है क्या, इसके पहले भी तो सगाई हो गई थी, पर सगाई के 2 महीने बाद ही रिश्ता टूट गया। लड़की में ही कोई खोट होगा, तभी तो रिश्ता टूटा। बड़े भले लोग थे वो, जमींदार थे गांव के, और लड़का तो दिल्ली में रहता था, वहीं से पढ़ता था। बहुत ही सुंदर और नेक लड़का था। वो क्या नाम था उसका, याद ही नहीं आ रहा। रिहान नाम था लड़के का। तो वो पहली औरत बोली, सब पता है मुझे, रिश्ता उन्होंने नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने तोड़ा था। अरे हुआ क्या था कि जमींदार साहब के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और जमींदार साहब अर्ज से फर्श पर आ गए। और बस फिर क्या था, डॉक्टर साहब को लगा इस परिवार में अब उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी उन्हें तो लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए था। पूरे 1 साल से लड़के देख रहे थे, तब जाकर सरकारी अधिकारी मिला है। अरे बहन, हमें क्या, चलो हम तो खाना खाने चलते हैं। हाँ और क्या, वैसे भी बहुत अच्छा इंतजाम है खाने का। वो दोनों तो चली जाती है, लेकिन श्रेयांशी को उलझन में डाल जाती है। वो ही जानती थी कि कैसे उसने खुद को इस शादी के लिए तैयार किया था। 2 महीने में ही बहुत लगाव हो गया था उसे रिहान से। लगाव क्या, अगर प्यार भी कहें तो गलत नहीं होगा। जब उसे पता चला था रिहान के चाचा के धोखे के बारे में, तो उसे बहुत बुरा लगा था। तब वो रिहान से बात भी नहीं कर पाई। उससे पहले ही उसके पापा ने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, जिसे सुनकर ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसके पापा टस से मस नहीं हुए। उसे सख्त हिदायत भी दी गई कि वो रिहान से ना तो फ़ोन पर बात करे और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क रखे। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने पापा का मरा हुआ मुंह देखना होगा। बहुत मुश्किल था उसके लिए, जिसके साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे, उसे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाना। पर दिल के रिश्ते पर खून का रिश्ता भारी पड़ ही गया। पर उसे दहेज वाली बात नहीं पता थी। वो मन में सोचती है, इतनी बड़ी बात आप हमसे कैसे छिपा सकते हैं पापा, जबकि आप जानते हो कि हमें दहेज लेने और देने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। वो तिलमिला उठी और उसके पापा से बात करने उनके कमरे की तरफ जाती है। वो दरवाज़ा खोलने वाली ही होती है कि उसके कानों में अंदर चल रही बात सुनाई पड़ती है। ये क्या कह रहे हैं आप, अब इस वक्त हम इंतजाम कैसे कर पाएंगे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए
श्रेयांशी ने हल्के से दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके पापा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई उनकी ओर देख रही थी। देखिए समधी जी, हम तो पहले से ही 20 लाख रख रहे हैं और आप अब एकदम से कैसे, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी एक बेटी और है, आप लास्ट टाइम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेलो हेलो, फ़ोन काट दिया। श्रेयांशी की माँ रुचिका बोली, क्या हुआ जी, क्या कह रहे हैं समधी जी? 20 लाख रुपए, 10 तोला सोना और सभी मेहमानों के लिए अच्छे उपहार होने के बावजूद उन्हें अब गाड़ी भी चाहिए। अब क्या करेंगे हम? पहले श्रेया की शादी में इतना खर्चा हो गया है। अरे हम एक बेटी पर ही इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? रोशनी की भी शादी करनी है, आयुष की पढ़ाई भी है, कैसे मैनेज होगा सब? पापा, ये सब क्या है? आप दहेज 20 लाख, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई क्यों? श्रेयांशी को वहां देखकर दोनों ही पति पत्नी चौंक गए और उसके पापा भड़कते हुए बोले, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा श्रेयांशी, ऐसे छुप छुप कर बड़ों की बातें नहीं सुनते हैं और ना ही उनसे सवाल करते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आप कहते हैं कि हम सवाल भी ना करें। आप जानते हैं ना कि हमें दहेज शब्द से ही कितनी नफरत है। हमने कितनी ही लड़कियों को इंसाफ दिलाया है, कितने ही दहेज लालचियों को सजा दिलवाई है, और आज जब बात हमारी है तो हम चुप रहे? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। श्रेयांशी, आप इस घर की बड़ी बेटी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे जुबान लड़ाएं। आज आपकी शादी है और आप उसी पर ध्यान दें, बाकी की बातें बड़ों पर छोड़ दें। लेकिन पापा, श्रेयांशी, और कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाइए अभी, उन्होंने तेज आवाज में कहा। एक बात याद रखिएगा पापा, हम आपकी बेटी हैं, गलत सहना हमारे खून में नहीं है और हम उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने ही पेरेंट्स को बर्बाद करके अपना घर बसा ले। हम वो हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स की शान में एक छोटी सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ ना पापा, तो हम मंडप से उठने में देर नहीं करेंगे। बहुत बदतमीज हो गई हैं आप, अभी की अभी अपने कमरे में जाइए। श्रेयांशी को इस वक्त वहाँ से जाना ही सही लगा। वो गुस्से में अपने कमरे में आ गई। ये सही नहीं हुआ रुचिका जी, श्रेयांशी अब चुप नहीं बैठेगी, इसलिए हमने उन्हें कुछ पता नहीं चलने दिया था। अब क्या करेंगे हम? जब आपको पता था तो आपने ऐसी जगह उसका रिश्ता क्यों किया जहां इतना दहेज मांग रहे थे? ज़रूरी थोड़ी ही था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो, हम कोई और ही देख लेते। हमारी श्रेया बेस्ट ही नहीं, परफेक्ट है, और वो एक परफेक्ट ही जीवन साथी डिजर्व करती है, और कोई ऐसा वैसा नहीं। हम बात करेंगे जमाई सा और समधी जी से, वो ज़रूर समझेंगे। इधर श्रेयांशी आकर अपने बेड पर बैठ गई, फिर एकदम से खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते हैं, हमें कुछ करना ही होगा। कोई ले या नहीं ले, पर हमें अपने लिए स्टंट जरूर लेंगे। पर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अमन जी से बात करते हैं, हाँ यही सही रहेगा, वो ज़रूर समझेंगे। और क्यों नहीं, वो खुद एक RAS ऑफिसर हैं, आई एम श्योर उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। वो अमन को फ़ोन लगाती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। वो बार बार ट्राई करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अमन से उसकी बस नाम मात्र ही बात होती थी। जब वो अमन से पहली बार मिली थी, तब भी उन दोनों की कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। श्रेयांशी के बारे में जानने में उसने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस उसने अपनी तारीफ़ों के ही पुल बांधे कि कैसे उसने मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है। लेकिन श्रेयांशी क्या सोचती है और क्या नहीं, ये जानने की उसने कोशिश ही नहीं की। और श्रेयांशी के दिमाग में तो बस रिहान ही था। उसने भी जैसे उससे मिलकर बस औपचारिकता ही निभाई हो। उसे आज भी याद थी रिहान और उसकी पहली मुलाकात, जब वो उससे मिलने के लिए एक रेस्तरां में गई थी।
अपनी छोटी बहन के साथ और अपने अतीत में खो गई। रोशनी हद है, लड़की हम हैं और आने में टाइम इसे लग रहा है। पता नहीं कौन सा नमूना पसंद किया है पापा ने हमारे लिए, श्रेयांशी ने परेशान होते हुए कहा। अरे श्रेया दी, मतलब लेट होने का लाइसेंस हम लड़कियों को ही थोड़ी ना है, कोई नमूना नहीं है वो, बल्कि यूनिक पीस है। मतलब लोग अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने आते हैं, पर इन महाशय ने आपको अकेले में मिलने बुलाया है। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत मॉडर्न सोच वाला इंसान है। तभी दो नजरें उन दोनों पर ठहर जाती है। रोशनी, तू ना कुत्ते पाल ले, बिल्ली पाल ले, पर गलतफहमी मत पाल। लोग 21वीं सदी में आज के ज़माने की सोच रख भी ले, लेकिन शादी के बारे में सबकी सोच 19वीं सेंचुरी की ही होती है। लड़के को लड़की पसंद होनी चाहिए, बाकी लड़की क्या सोचती है उससे क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़की को घर के काम आते हैं या नहीं। मतलब हद है यार, पत्नी चाहिए या काम वाली। और इस बात से किसी को कोई मतलब ही नहीं कि लड़की के करियर का आगे क्या फ्यूचर है। ओ झांसी की रानी, शांत हो जाइए, कहाँ की बात कहाँ ले गई आप। आपके अंदर जो वकील की आत्मा है ना, वो किसी वायरस की तरह फैल गई है आप में। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े लड़के पर गई और वो चुप हो गई। श्रेया दी, मेरी फ्रेंड देखो वहाँ पर बैठी है, आप लोग बातें करो, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो फुर्ती से भाग गई। इसे क्या हुआ, इसकी फ्रेंड कहाँ दिख गई इसे। और आप लोग बातें करो, यहाँ और है ही कौन, पागल कहीं की। तभी पीछे खड़ा शख्स उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। हेलो मिस श्रेया। श्रेयांशी की नज़र उस पर पड़ी तो वो एकदम से चौंक गई और मन में सोचने लगी, कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया। अरे सुन भी लिया तो क्या मैंने कौन सा कुछ गलत बोला। हेलो श्रेयांशी। ओह हाँ श्रेयांशी, मैं रिहान जी, आपकी फ़ोटो देखी है मैंने। आई नो, आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। क्या आपको हमसे कुछ पूछना? बिकॉज आई लाइक यू, और मेरी तरफ से हाँ है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। श्रेयांशी की आंखें हैरानी से फैल गई। व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप? हमें जानते ही कितना है, और इतनी जल्दी आपने शादी का फैसला भी कर लिया। आई कांट बिलीव, मैं आपको 2 महीने पहले से जानता हूँ। आपकी दोस्त दिव्या की शादी याद है आपको? वहाँ दहेज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और आपने दूल्हे को बहुत अच्छे लेक्चर दिए थे और उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बिना दहेज के शादी की, जबकि वो मेरा दोस्त था। बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा था। यू नो व्हाट श्रेयांशी, चुप रहकर तमाशा देखना बहुत आसान होता है और आवाज़ उठाना मुश्किल। और मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए जब माँ ने मुझे आपकी फ़ोटो दिखाई तो मेरे पास मना करने की कोई वजह थी ही नहीं। और अगर हम इस शादी के लिए ना कर दे तो? हाँ बिल्कुल आप कर सकती हैं। आई नो, हमारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी सब कुछ फाइनल कर रखा है। हमारा मिलना बस एक फॉर्मेलिटी है, पर आप टेंशन मत लीजिए। आई प्रॉमिस, आपकी मर्जी के बिना ये शादी नहीं होगी। श्रेयांशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन हम ना क्यों कहेंगे? वो तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। देखिए रिहान जी, हमने बहुत मेहनत की है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। हमारे घर में कोई भी लड़की पढ़ाई के बाद जॉब नहीं करती, पर हमने बहुत मुश्किल से पापा को मनाया है और हम बस यही चाहते हैं कि हम अपना काम शादी के बाद भी कंटिन्यू रखें। मतलब आपकी भी हाँ है? जी वो हमारा मतलब। रिहान हंसते हुए, रिलैक्स, आपका जो मन हो आप कर सकती हैं और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी वकील बनेंगी। श्रेयांशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वैसे श्रेयांशी जी, वैसे मैं 21वीं सदी में जी रहा हूँ। किसी को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं। और हाँ, मेरे घर वालों को बहू चाहिए और मुझे एक साथी, कोई नौकरानी नहीं। श्रेयांशी समझ गई थी कि उसने रोशनी और उसकी बातें सुन ली है। जी वो
हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो हम तो बस जस्ट चिल यार। शादी से पहले सभी लड़कियों के माइंड में ऐसी चीज़ें चलती रहती है। मेरी भी एक बड़ी बहन है और उनकी शादी के टाइम पर वो आपकी जगह होती थी और मैं रोशनी की जगह। सो जस्ट रिलैक्स। थैंक्स रिहान जी हमें समझने के लिए। ओ प्लीज़ यार रिहान जी, सुनने में ही बड़ा अजीब है। कॉल मी रिहान ओके। लेकिन आप भी तो मुझे श्रेयांशी जी बोल रहे हैं। मैंने तो आपको श्रेया ही बोला था, आपने ही रिपीट किया श्रेयांशी। वो क्या है ना, श्रेया नाम से हमें सिर्फ हमारे घर वाले ही बुलाते हैं, इसलिए हमने। तो अब मैं आपको क्या बोलूं? अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मैं श्रेयांशी ही। अरे नहीं, आप हमें क्या जी वो। ओके श्रेयांशी जी। नहीं, आप श्रेया ही बोल सकते हैं। श्रेया तो आपके घर वालों के लिए है ना, तो मैं आपको कुछ स्पेशल नाम से बुलाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा। बट सबसे पहले आप मुझसे दोस्ती करेंगी? रिहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। श्रेयांशी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, तभी फ़ोन कॉल की रिंग से श्रेयांशी की तंद्रा टूटी। उसने देखा फ़ोन अमन का था। वो उठा पाती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। उसने फिर फ़ोन लगाया। हेलो श्रेयांशी, एक बार में फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? वो हम क्या हुआ, कुछ काम है? सब ठीक है ना? जी वो अमन जी, हमें आपसे बात करनी। हाँ तो शादी के बाद बात कर लेना, इतना क्या ज़रूरी है कि बार बार कॉल किए जा रही हो? बस अभी बारात निकलने ही वाली है। अमन जी, हमारी बात बहुत ज़रूरी है, हमें अभी ही बात करनी है आपसे, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं वहाँ पहुँचते ही तुमसे बात करूँगा, ठीक है? श्रेयांशी फ़ोन रख देती है। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगती है। श्रेयांशी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि अब उसे अमन से ही उम्मीद थी। बारात आ चुकी है और पता नहीं कब वरमाला के लिए लेने आ जाए। अमन जी कहाँ हैं आप? वो फिर अमन को कॉल करती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और अमन अंदर आता है। ऐसा भी क्या हो गया श्रेयांशी कि तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ मैं। हम समझते हैं अमन जी, लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो जो भी है जल्दी बोलो, वरना कोई आ जाएगा, टाइम नहीं है मेरे पास। श्रेयांशी उसे सब कुछ बता देती है। तो उस पर अमन उससे कहता है, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ये तो सब अपनी फैमिली और सोसाइटी में नॉर्मल है यार, तो ऐसे बात को इतनी बड़ी क्यों बना रही हो? और मैं पापा और दादाजी को जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे, उनसे कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मतलब आपको सब पता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है दहेज से। श्रेयांशी ने हैरानी से कहा। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार, ये सब तो बड़ों का मैटर है और अपनी कास्ट में तो ये सब नॉर्मल है। और वैसे भी तुम्हारे पापा आर्थिक रूप से सक्षम है, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। श्रेयांशी हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमन ऐसी सोच भी रखता है। अमन जी, आप ऐसी सोच रखते हैं? आई कांट बिलीव। आपने अपने सोशल अकाउंट पर दहेज के खिलाफ इतनी सारी पोस्ट डाल रखी है और आप ओ प्लीज़ श्रेयांशी, बात को इतना भी मत बढ़ाओ। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे तो मेरे घर वाले ज़बरदस्ती तुम्हारे घर वालों से मांग रहे हैं। तुम्हारे पापा खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं। जब हमारी शादी की बात हो रही थी तभी ये सब फिक्स हो चुका था। तुम्हारे पापा की गलती है कि उन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखा। और तुमने क्या मेरा सोशल अकाउंट देखकर मुझसे शादी के लिए हाँ कही थी? वो उस पर बिफरते हुए बोला। श्रेयांशी के होश उड़ गए उसकी बातें सुनकर, और उसका ऐसा रवैया होगा ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बातों से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उससे बोली, अमन जी, आपके घर से फ़ोन आया है। पापा जो अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना, उसके अलावा भी उन्होंने गाड़ी की डिमांड की है, यह आपको पता है? तो मतलब तुम्हें प्रॉब्लम गाड़ी से है ना?
तो मैं पापा को मना कर दूंगा गाड़ी के लिए, फिर ठीक है ना? आपका मतलब है आपको भी दहेज चाहिए था, और जो आपके घर वालों की नई डिमांड है सब पता है आपको, राइट? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे सब पता है। लेकिन तुम क्या चाहती हो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तुम ये शादी करना चाहती भी हो या नहीं? कहीं तुम अभी भी रिहान के बारे में सोच रही हो और इसलिए इस शादी से बचने के लिए ये बहाने ढूंढ रही हो? अमन ने शक भरे लहजे में कहा, जिससे श्रेयांशी थोड़ा बौखला गई। अमन जी, आप बात को घुमाकर उसे पलटना चाहते हैं। आप रिहान को लेकर पूरी तरह निश्चित रहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमें, इसलिए पॉइंट पर रहिए। आप क्या सोचते हैं ये तो हमने जान लिया, और अब हमारी बात सुनिए, क्योंकि शायद आप हमें अच्छे से नहीं जानते हैं। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। एक जागरूक नागरिक हो, अपने खुद के दम पर एक एनजीओ भी चलाती हो, बेसहारा लोगों के लिए सामाजिक कामों में भी बहुत एक्टिव रहती हो, सोशल इवेंट्स में भी तुमने दहेज के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और इससे रिलेटेड केस भी लड़े हैं। बट श्रेयांशी, यहाँ पर बात अलग है। तुम्हारे पापा ने खुद 20 लाख रुपए देने की पेशकश की थी, हम नहीं आए थे उनके पास, और ये रिश्ता भी तुम्हारी तरफ से ही आया था, हमारी ओर से कोई पहल नहीं हुई थी। बट तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? बिकॉज तुम तो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती थी इस शादी में। तुम्हारे पापा ने ही कहा था कि इन सब के बारे में तुम्हारे सामने कोई बात नहीं होगी। जब आप हमें इतने अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि जब हमें पता चलेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। हम दूसरों की शादी में दहेज का लेना देना पसंद नहीं करते, तो ये तो हमारी खुद की शादी है, हम कैसे इतना गलत होने देंगे? वो गुस्से में बोली। तो ये अपने घर वालों से क्यों नहीं कहा तुमने? मैं अपने बड़ों के बीच में नहीं बोलता, उन्होंने जो डिसीजन लिया मैंने वही मान लिया। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई अमन जी। आपके घर वालों ने आपकी कीमत लगा दी और आप कह रहे हैं कि आप उनके सामने नहीं बोलेंगे। आप चुप रहे, लेकिन हम नहीं रहेंगे। और वैसे भी हम बचपन से ही समाज के खोखले नियमों को तोड़ते हुए आए हैं, तो आज एक और सही। अगर ये शादी दहेज के बिना नहीं हो सकती तो नहीं चाहिए हमें एक खरीदा हुआ सरकारी दूल्हा, क्योंकि दहेज के बस दो ही मतलब होते हैं, या तो आपने दूल्हे को खरीद लिया है या फिर दुल्हन को आगे का खर्चा भी लड़की के माँ बाप ने एडवांस में दे दिया है। और अगर लड़की के आगे का खर्चा भी अगर उसके पेरेंट्स को ही देना ही है तो लड़के का कोई हक नहीं बनता उसे अपनी पत्नी बनाकर साथ ले जाने का। अब आप हमें बताइए कि हमारी शादी में दहेज का क्या रोल है? यह आपकी कीमत है या हमारे आगे का खर्चा? क्योंकि ये गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो अपनी सोशल इमेज बना रखी है वो आप ना हो, लेकिन हमने जो सोशल इमेज बाहर बनाई है हम वो वास्तविक है, फेक नहीं। श्रेयांशी की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था और डर का तो नामो निशान नहीं था, जो कि अमन साफ देख रहा था। वो समझ गया था कि श्रेयांशी ये शादी तोड़ देगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने वसूलों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। और अगर ये शादी टूट गई तो उसकी और उसके परिवार की इज्जत समाज में क्या रह जाएगी। इसलिए उसने श्रेयांशी की कड़वी बातों को ध्यान में ना रखकर बात को संभालते हुए कहा, श्रेयांशी प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला सही नहीं होता। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा पापा से, वो मेरी बात मान जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये शादी बिना दहेज के ही होगी। श्रेयांशी उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रही हो। क्या अमन सच में मान गया है? अब ठीक है ना, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अभी बहुत देर हो गई, मुझे सब ढूंढ रहे होंगे। आप जाइए। अमन चला जाता है, लेकिन श्रेयांशी की उलझन अब और बढ़ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पापा ने उसके लिए जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रेयांशी अपनी सोच में गुम थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी शादी जिससे होने जा रही है उससे उसकी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती।
उसके पापा ने जब रिहान से रिश्ता तोड़ दिया था, तब से उन्होंने सोच लिया था कि अब वो श्रेयांशी की शादी किसी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से ही करवाएंगे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। श्रेयांशी के मन में रिहान से दूर होने का गम था और रिहान के सपने तोड़ने का गिल्ट भी, और इसी बीच उसे होश भी नहीं था कि उसकी शादी जिससे हो रही है उसके बारे में कुछ जान भी सके। उसके पापा ने जो निर्णय लिया उसने स्वीकार कर लिया। रिहान उसे बहुत पसंद करता था और वो भी उसे। श्रेयांशी जितने सपने रिहान के साथ देखे थे उससे भी ज़्यादा सपने रिहान ने श्रेयांशी के साथ सोचे थे। श्रेयांशी ये सब सोचते सोचते उन पलों में चली जाती है जब वो रिहान के साथ थी। रिहान, आप हमें यांशी क्यों बुलाते हैं? श्रेयांशी ने फ़ोन को एक से दूसरे कान पर लगाते हुए कहा। आपको सब प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? श्रेया नाम से। आपके फ्रेंड्स और बाहर भी आपको सब इसी नाम से जानते हैं। नहीं, बाहर वाला कोई नहीं, बस घर वाले। तो आप तो मेरी होने वाली घरवाली हो ना। मेरे साथ आपका रिश्ता यूनिक है, सबसे अलग। तो निकनेम भी यूनिक होना चाहिए ना। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे और नाम रखने का भी। आपको सीखना है तो सीख सकती है, फ्री में सिखा दूंगा। और नाम तो मैंने हमारे बच्चों की भी सोच रखे हैं, रिहांशी और रिहांस। रिहान, आप भी ना, मतलब कैसी इतनी बातें कर लेते हैं ओबियसली अपने मुंह से। इतने सपने भी मत देखा कीजिए रिहान, कभी कभी अपनी ही नज़र लग जाती है और आपका साथ सपने जैसा लगता है। हमें बस डर है कहीं ये सपना टूट ना जाए। ओफो यांशी, आप फिर से सेंटी बातें करने लगी, इसलिए आपने मुझे कॉल किया था? अरे हम तो भूल ही गए, यूपीएससी के फॉर्म फिल हो रहे हैं। आप भरेंगे क्या? मैं भरकर क्या करूँगा? वैसे भी कुछ महीनों बाद मैं पीएचडी भी कंप्लीट कर लूँगा, तो मुझे टाइम ही कहाँ मिलेगा। एंड यू नो ये एग्ज़ाम कितना टफ है। आई नो, बट ट्राई तो कीजिए। और वैसे भी हमने पहली बार आपसे कुछ कहा है, आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी बात ना मानूं। मैं एग्ज़ाम ज़रूर दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी रिहान। तभी रोशनी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। श्रेया दी वरमाला के लिए बोल रहे हैं, आप तैयार हो ना? तभी वो उसके चेहरे की ओर देखती है। दी, आप ठीक हो ना? आप रो रहे थे क्या? हम ठीक है रोशनी। अगर इतना दम घुट रहा है तो क्यों अपनी जिद पर अड़ी हैं आप? अभी भी वक्त है दी, छोड़ दीजिए ये जिद। रोशनी प्लीज, तुम एक बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो इन सब का कोई फायदा नहीं। वो दोनों बातें कर रही थी, तब दिव्या अंदर आई। लोगों को सीख देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद के अमल करने की आए ना, तो अच्छों की फट जाती है। दिव्या ने अंदर आते हुए कहा। श्रेयांशी उसे असमझ सी नज़रों से देखने लगी। क्यों मैडम, भूल गई? मेरे टाइम पर तूने मुझे कितना ज्ञान दिया था। और वैसे भी तेरे मन से पूछे तो तुम ये शादी नहीं करना चाहती। श्रेयांशी बोली। क्या है यार ये, तुम लोगों ने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। जिस रास्ते हम चाहकर भी नहीं जा सकते, तो बार बार हमें उस रास्ते का पता बताओगी तो उससे क्या होगा? क्यों हमारे जख्मों को कुदेरती हो? सच हमेशा कड़वा ही होता है श्रेया। और आज के टाइम पर सबसे बड़ा सच ये है कि तेरे दिल में आज भी रिहान है। तुम आज भी उससे प्यार करती हो। ये सब तुम बहुत अच्छे से जानती हो, पर मानती नहीं हो। और तुम ये शादी अपने पापा के लिए कर रही हो, और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी अमन से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम इस शादी से बहुत खुश रहोगी। पर नहीं, तुम खुश नहीं रहोगी, और अमन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अमन अपनी सफलता के दम में चूर एक घमंडी इंसान है, और तुम इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी डाउन टू अर्थ टाइप की लड़की हो। आई एम 100% श्योर तुम दोनों की कभी नहीं निभेगी। इनफ दिव्या, क्या चाहती हो तुम? हम इस शादी से भाग जाएं और रिहान के पास चले जाएं और छोड़ जाएं हमारी फैमिली को एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए,
ताकि उन्हें सब उंगली से बताए कि ये वही लोग हैं जिनकी बेटी ने ऐसा काम किया है कि ये सिर उठाकर नहीं चल सकते हैं। यू नो व्हाट दिव्या, हमारी फैमिली में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। दादाजी के पास बहुत पुश्तैनी ज़मीन है। उन्होंने किसी बुआ या चाचा जी को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया, लेकिन पापा ने जैसे तैसे उन्हें समझाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गए। और उनकी जब जॉब लग गई तब दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका जॉब करना, लेकिन पापा ने उनके खिलाफ जाकर अपना काम जारी रखा और इतने बड़े डॉक्टर बन गए। दादाजी भी ज़्यादा दिन उनसे दूर ना रह सके। समय के साथ थोड़ा बदलाव आया। हमारे घर के लड़कों को पढ़ने की और जॉब करने की इजाज़त है, पर लड़कियों को बस पढ़ने तक की ही। जब हमने वकील बनने का फैसला किया तो सब उस फैसले के खिलाफ थे, पर हमारी जिद के आगे पापा को झुकना ही पड़ा। हम वकील तो बन गए, लेकिन हमारे पूरे परिवार की सोच हमारे लिए बदल गई। उन लोगों के हिसाब से हम अब मनमानी करेंगे और कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, पर हमने हमेशा उन लोगों को हमारे काम से गर्व महसूस कराया है और अब सबकी सोच बदलने भी लगी है। ये सब समझती हूँ मैं, लेकिन तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती हो? दिव्या, अगर तुम्हारे हिसाब से हम हमारे बारे में सोचे ना, तो हमारी फैमिली जो पहले हमारे बारे में सोचती थी ना, उस पर मोहर लग जाएगी और हमारी बहनों की पढ़ाई भी शायद रोक दी जाए, क्योंकि इन सब का इल्ज़ाम हमारी पढ़ाई पर ही लगेगा। और हम इतने स्वार्थी कभी नहीं हो सकते कि अपने घर वालों की इज्जत और अपनी बहनों का भविष्य दांव पर लगा के अपनी खुशियाँ मनाएं। उसकी बातें सुनकर दिव्या भी इमोशनल हो जाती है और रोशनी की आंखों में से आंसू निकल आते हैं। अरे रोशनी, तुम भी यहीं अटक गई? और दिव्या तुम भी? वरमाला के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। आ रहे हैं अंकल जी, दिव्या ने कहा। और तुम दोनों अभी से इमोशनल मत हो, अभी विदाई में समय है। डॉक्टर साहब ऐसा कहकर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। तीनों ही उनकी बातें सुनकर खुद को नॉर्मल करती है, वरमाला के लिए चली जाती है। और एक बड़ा सा हॉल जहाँ की सजावट बहुत शानदार थी और स्टेज को बहुत करीने से सजाया गया था। सब दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। तभी म्यूजिक सिस्टम में ढोल नगाड़े का स्वर गूंजने लगता है और हॉल में श्रेयांशी अंदर आती है। अमन श्रेयांशी की ओर देखता है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उन दोनों को स्टेज पर छोड़कर सब नीचे आ जाते हैं। दोनों के हाथों में वरमाला होती है। अमन सबकी नज़रें बचाकर धीरे से उससे कहता है, मैंने पापा से बात कर ली, वो मान गए हैं। श्रेयांशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक्स, वो धीरे से उससे कहती है और दोनों की वरमाला अच्छे से संपन्न हो जाती है। वरमाला और आशीर्वाद समारोह संपन्न होने के बाद सबको फेरों की तैयारी के लिए कहा जाता है। श्रेयांशी जब वहाँ से जाने लगती है, अमन की नज़र उसकी उंगली पर जाती है। 1 मिनट श्रेयांशी, रुको, तुमने सगाई की अंगूठी गलत उंगली में पहनी है। वो हमारी इस उंगली में स्वेलिंग आ गई है, इसलिए हमने दूसरी उंगली में पहन ली। पर अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आज के लिए तो पहन लो। बट हमें इससे दर्द हो रहा है और अभी किसी का ध्यान थोड़ी ना जाएगा। प्लीज़ यार, आज की ही तो बात है, इतने से दर्द से कुछ थोड़ी ना होगा। फेरों का मुहूर्त 1 या 2 घंटे बाद का ही है, इतने से टाइम तक तो पहन ही सकती हो। ठीक है, हम पहन लेंगे। श्रेयांशी इतना कहकर अपने रूम में आ जाती है। इस समय उसके पास उसकी कज़न सिस्टर होती है, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं था और वो अपनी और रिहान की सगाई के बारे में सोचने लगती है। एक दिन सगाई के बाद रिहान की फैमिली श्रेयांशी के घर लंच के लिए आई थी। यांशी, तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? कुछ नहीं रिहान, वो हम सुबह सब्जी काट रहे थे तो कट गई, तो इसमें से रिंग निकाल दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं रिहान? आपके घर वाले बाहर बैठे हैं और हम सगाई की अंगूठी निकाल दें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में?
बस इतनी सी बात, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। रिहान ने उसकी उंगली से रिंग निकालकर उसकी ही पास वाली उंगली में डाल दिया। अब ठीक है ना? बट रिंग इसमें नहीं पहनते। तो ये बताइए, सगाई पर रिंग इस उंगली में क्यों पहनाई जाती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस उंगली की नसें दिल तक जाती है। तो इस उंगली में रिंग इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन दिल से होता है। तो फिर इस उंगली का कनेक्शन भी इस उंगली के साथ होता है ना, तो फिर ये भी दिल से ही कनेक्ट हुई ना। रिहान, आपके पास हमेशा ऐसे ही अजीबोगरीब लॉजिक होते हैं। आजकल आप हमें कुछ ज़्यादा ही नोटिस करने लगी हैं यांसी। चलिए, अब आपको हमने पूरा घर भी दिखा दिया, जैसी आपकी इच्छा। श्रेयांशी की एकदम से तंद्रा टूटी और उसे जब याद आया कि आज उसकी शादी किसी और के साथ है तो उसका दिल तड़प उठा। उसके मन में रह रहकर रिहान का ख्याल आ रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने दूसरी बार रिंग होने पर फ़ोन उठा लिया। तुम हमें फ़ोन क्यों कर रही हो दिव्या? हम कमरे में ही तो हैं, अंदर आ जाओ। अपना मुंह बंद रख और मेरी बात सुन। जल्दी अपने रूम से बाहर आ, कोई सवाल नहीं, जल्दी आ। श्रेयांशी बिना कुछ कहे बाहर आ जाती है। उसके आते ही दिव्या उसका हाथ पकड़कर एक और ले जाती है, जहां पर अमन अपने सबसे खास दोस्त लक्की से बात कर रहा था। पर वो दोनों एक और खड़े थे, पर वो वहां से श्रेयांशी और दिव्या को नहीं देख पा रहे थे। तभी लक्की बोला, वैसे तूने बात को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है, पर श्रेयांशी भाभी को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, फिर तू क्या करेगा? तभी अमन बोला, शादी हो जाने के बाद मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत ही कहाँ है। बस जैसे तैसे ये शादी हो जाए। मुझे पता था श्रेयांशी को जब दहेज के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। वो इस शादी से पीछे भी हट सकती थी, और अगर अब ऐसा होता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी और मेरे परिवार की। इसलिए मैंने और पापा ने श्रेयांशी के पापा से इस बारे में बात की, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्रेयांशी की तरफ से माफ़ी भी मांगी, और वो जो गाड़ी देने के लिए आनाकानी कर रहे थे ना, उसके लिए भी वो तैयार है। बस ये लेने देने का काम श्रेयांशी के सामने नहीं होगा। तभी लक्की बोला, वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। वहाँ तेरी होने वाली पत्नी तुझे हीरो समझ रही है कि तेरी वजह से ये शादी बिना दहेज के हो रही है, पर उन्हें क्या पता तुझे पूरा दहेज मिल रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ तुझे तो इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी है तेरी, क्या कमी है तुझ में? अरे लोग तो छोटी मोटी सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें भी इतना देते हैं कि पूछो मत। और तेरी तो फिर भी इतनी बड़ी पोस्ट है। पता नहीं तूने भाभी की इतनी बातें कैसे सुन ली। इतने रिश्ते आए थे तेरे लिए, पता नहीं तूने यही क्यों चुना, जबकि वो सब तो कितना कुछ देने को तैयार थे। उसकी बातों का अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार तुम जानते हो ना मेरी फैमिली को, ये लोग अपनी जाति बिरादरी में ही शादी करते हैं, और जो बाकी रिश्ते आ रहे थे तो उन सब में लड़कियां या तो कम पढ़ी लिखी होती थी या सुंदर नहीं होती थी, और मैं किसी ऐरी गैरी से तो शादी नहीं कर सकता हूँ ना। अभी श्रेयांशी को देख, पढ़ी लिखी सुंदर आज के ज़माने की स्मार्ट लड़की है, और वैसे भी इसकी वकालत तो मैं शादी के बाद वैसे भी छुड़वा दूंगा। बस एक बार ये शादी हो जाए। और हाँ, मैंने ये रिश्ता श्रेयांशी के घर भिजवाया था, एक सोशल इवेंट में देखा था इसे। श्रेयांशी के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वो वहाँ से दनदनाते हुए चली गई, और वहीं दिव्या ने अपना फ़ोन देखा जिसमें उसने वीडियो बनाई थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेयांशी उसके पापा के कमरे में आई, और वहाँ पर उसकी मम्मी पापा, चाचा और बुआ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। श्रेयांशी बहुत गुस्से में थी। जितना गुस्सा वो अमन पर थी, उतना ही गुस्सा उसे अपने माँ पापा पर आ रहा था। गुस्से से वो कांप रही थी। हम ये सब क्या सुन रहे हैं पापा? उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे थे। उसकी बातें सुनकर सब उसके पास आए। श्रेया, क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रही है?
क्या हुआ, बोलिए श्रेया, रुचिका ने उसका चेहरा हाथ में लेते हुए कहा। पर श्रेयांशी ने उसके हाथों को नीचे कर दिया। ये तो आप हमें बताइए कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका, किस बात की सज़ा दे रहे हैं हमें? क्या हम बोझ हो गए हैं आपके लिए, जिसे आप बस जैसे भी हो सके अपने सिर से उतारना चाहते हैं? श्रेयांशी, क्या बकवास कर रही हैं आप? ये कोई तरीका होता है बात करने का? नहीं पापा, आज नहीं। आज हमारा तरीका चाहे जो भी हो, आपको हमारी बात सुननी ही होगी। आपको हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। तभी वहाँ रोशनी और दिव्या भी आ जाती है। श्रेयांशी को कभी किसी ने भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। सबको लगा उसके पापा भी अब बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर वो उसके पास आकर प्यार से बोले, हम जानते हैं आपके सवाल क्या है, पर बेटा हम जो भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। अमन बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। अच्छे तो रिहान भी थे ना पापा, खुश तो हम उनके साथ भी रहते। तो फिर आपने उनसे हमारा रिश्ता क्यों तोड़ा? उनके साथ हमारा रिश्ता अनमोल था, पर अमन के साथ हमारा रिश्ता आपने खरीदा है, और खरीदी हुई चीज़ें अक्सर बिक जाया करती है जब उनके भाव खरीदे हुए दाम से ज़्यादा हो। श्रेयांशी, जिंदगी किताबी बातों से नहीं टिकती है। रिहान के साथ आपका कोई भविष्य नहीं है। भले ही हमें आज की कीमत चुकानी पड़े, इस बात की खुशी रहेगी कि हमने आपको उज्जवल और सुरक्षित भविष्य दिया है। पापा, आप हमारे जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं। आप हमारे लिए अमृत लेंगे, पर वो जहर में बदल जाए तो इसमें आपको दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे भाग्य में जहर है तो हमें वही मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश करें, पर उसे अमृत में नहीं बदल पाएंगे। अगर हमारी नसीब में खुशियां हैं तो वो हमें ज़रूर मिलेगी। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर माँ बाप ऐसे खुशियां खरीद सकते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी बेटी दुखी नहीं होती। डॉक्टर साहब के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। तभी उसकी बुआ बोली, अरे बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार हाथ नहीं लगते हैं। ये रिश्ता उनकी तरफ से आया था बुआ, हम नहीं गए थे उनके यहाँ आगे से। देख श्रेयांशी, सरकारी नौकरी वाले लड़के ऐसे ही नहीं मिलते, और तू तो बड़ी नसीबों वाली है जिसके लिए आगे से ऐसा रिश्ता आया है। नहीं चाहिए हमें खरीदा हुआ सरकारी दूल्हा, जिसकी कीमत भी उसके घर वालों ने तय कर दी, जो अपने फायदे के लिए झूठ बोले, हमें अभी से ही अंधेरे में रखे। आप सोच रहे हैं कि आप हमें बहुत अच्छी जगह भेज रहे हैं, पर बिना मांगे दिया जाए तो वो भेंट होती है, पर मुंह से मांगा जाए तो वो भीख होती है। और आप हमें बताइए कि भीख मांगने वालों को क्या कहा जाता है? भिखारी ही कहा जाता है ना। उसकी बात सुनकर सब निशब्द हो गए, किसी को समझ ही नहीं आया कि कोई क्या कहे। तभी उसके चाचा जी ने कहा, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, पर अब घर से बारात लौटी तो इस घर की क्या इज्जत रह जाएगी बेटा, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, ये शादी कर लो बेटा। श्रेयांशी ने आस भरी नज़र से अपने माँ पापा की ओर देखा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसने अपने चाचा जी के जुड़े हाथों को नीचे किया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपकी खुशी के लिए तो हमने रिहान को छोड़ दिया, तो ये तो बहुत छोटी बात है। आपकी खुशियाँ, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। लेकिन आप हमारी शादी पर जो दहेज सोरी भीख दे रहे हैं ना, वो आप अमन या उनकी फैमिली को नहीं, बल्कि हमें सबके सामने हमारे हाथ में देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम मंडप में नहीं बैठेंगे। ऐसा कहकर वो तेजी से वहाँ से भाग गई और अपने कमरे में आ गई और अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आज किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सबको समझ आ गया था कि अमन उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उसे ही समझौता करने को कहा। वो इस वक्त रिहान को बहुत मिस कर रही थी। उसे पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपने फ़ोन से रिहान को कॉल कर दिया, लेकिन रिंग जा पाती
उससे पहले ही उसने फ़ोन कट कर दिया और फिर से सिसकने लगी। उसे उसकी और रिहान की आखिरी मुलाकात याद आने लगी। जब वो एक मंदिर में गई थी तब वो रिहान से मिल गई थी। श्रेयांशी जैसे ही भगवान को प्रणाम करके उठने लगती है तभी उसे रिहान नजर आता है, तो वो जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से कवर करती है और जल्दी से बाहर आने लगती है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिहान का सामना कर सके, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर आने लगी तभी वो रिहान से टकरा गई। रिहान सॉरी, लेकिन तभी उसे उसकी शक्ल दिखाई देती है। श्रेयांशी तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। श्रेयांशी का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और रिहान समझ रहा था कि वो अभी क्या सोच रही होगी। तभी रिहान बोला, यांशी आप ठीक है ना? श्रेयांशी बोली, जी वो हम ठीक हैं। श्रेयांशी को डर लग रहा था कि रिहान उससे कुछ सुना देगा और वो सब सहन कर सकती थी, पर रिहान की नज़रों में अपने लिए नफरत नहीं। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई थी और जब रिहान का बुरा समय चल रहा था तब उसे उसका साथ छोड़ना पड़ा। तभी रिहान बोला, इतना काउड फील करने की ज़रूरत नहीं है यांशी। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ आपने बहुत कोशिश की थी, बट अंकल नहीं माने। इवन मैंने और माँ पापा ने भी बहुत ट्राई किया, बट छोड़ो ये सब। और कैसी हैं आप? श्रेयांशी की आंखों में नमी तैर गई। रिहान, हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसने कहा हमारा रिश्ता नहीं बचा? हम सबसे पहले दोस्त थे ना, तो क्या अब हम दोस्त नहीं हैं? आप हमेशा हमारे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे रिहान। आपकी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता है। मेरी ज़िंदगी में भी यांशी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। और हाँ, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो आपका ये बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपके साथ है। जब भी ज़रूरत हो बस एक आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगा। श्रेयांशी का गला भर आता है, वो कुछ बोल नहीं पाती है और रिहान वहाँ से चला जाता है। वो बस कुछ कदम ही चलता होता है कि वापस आया और श्रेयांशी को अपने गले से लगा लिया और बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिले। गुड बाय यांशी। उसकी आंख से आंसू की बूंद झलक आई जो श्रेयांशी ने अपने कंधे पर महसूस की। वो उसे अलग होकर बिना उसकी ओर देखे ही सीधा आगे बढ़ गया और श्रेयांशी बेबस खड़ी उसे जाते देख रही थी। वो समझ गई थी ये उनकी आखिरी मुलाकात है। श्रेयांशी ने एकाएक ही रिहान को कॉल कर दिया। उसने दूसरी बार में फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो। श्रेयांशी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कह पाने की। वो क्या कहे उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था। हेलो हेलो श्रेयांशी। उसके मुंह से श्रेयांशी सुनकर ही श्रेयांशी का रोना फूट पड़ा। उसके रोने की आवाज़ से रिहान परेशान हो गया। यांशी आप ठीक है ना? प्लीज़ रोना बंद कीजिए। लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। उधर रिहान की आवाज़ आ रही थी पर उसने कॉल कट कर दिया और वो अपने मुंह को ढककर रोने लगी। उसके रूम में दिव्या और रोशनी आते हैं। दिव्या उसे रोता देख अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जा श्रेया। देखा ना सीवी, किसी ने भी तुम्हारे फेवर में कुछ नहीं बोला। वो सिसकते हुए बोली, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हूँ दी। आप यहाँ से चले जाइए, जो भी होगा मैं संभाल लूँगी। रोशनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम कायर नहीं हैं जो भाग जाएंगे और ना ही स्वार्थी जो अपने परिवार को ऐसे बीच मझधार में छोड़कर जाएंगे। हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हारे साथ हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रोशनी, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। श्रेया संभाल खुद को, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। नहीं दिव्या, हम बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है पर हम कुछ नहीं कर सके तो हम किसी और के लिए क्या लड़ेंगे? वो अमन क्या हमारी वकालत छुड़वाएगा?
हम खुद छोड़ देंगे, कुछ नहीं हो सकता हमसे। रिहान के साथ भी तो गलत किया था हमने। और वो फिर से रोने लगी और अचानक बेहोश हो गई। रोशनी और दिव्या ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला और बेड पर लिटा दिया। दिव्या गुस्से में उठकर डॉक्टर साहब के रूम की ओर चली गई, जहां सब बैठे हुए थे। कैसे लोग हैं आप सब? आपकी बेटी इतनी तकलीफ में है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत चिढ़ते हैं ना आप लोग रिहान के नाम से, पर आप भूल रहे हैं रिहान को श्रेयांशी के लिए आप लोगों ने चुना था, उसका बॉयफ्रेंड नहीं था वो। और जब श्रेयांशी को उससे अटैचमेंट हो ही गई तो आप लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। गलती आप लोगों की थी और आज भी आप लोग ही गलत हो, जिसकी सजा श्रेयांशी भुगत रही है। आप लोगों को मैंने वो वीडियो दिखा दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन सब पर बिफर पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने उसके पास आकर प्यार से कहा, चिंता ना करे दिव्या, आपकी दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं होगा। जाइए उनके पास, थोड़ी देर में उनकी शादी है। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बिना किसी सवाल के वापस आ गई। श्रेयांशी को भी होश आ गया था। तभी कोई उन्हें बुलाने के लिए आया तो उन दोनों ने उसे वापस ठीक से तैयार किया और भारी मन से उसे नीचे लेकर आ गई और दूल्हे के पास उसे बैठा दिया। दूल्हे का चेहरा सहरे की वजह से ठीक से नहीं दिख रहा था। श्रेयांशी को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो तो बस एक कठपुतली की तरह ही जैसे उससे कहा जा रहा था वैसे किए जा रही थी। जैसे ही कन्यादान किया जाता है तो श्रेयांशी का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है तो उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जो कि दूल्हे के हाथ पर पड़ते हैं और उसके हाथ की पकड़ श्रेयांशी के हाथ पर कस जाती है और कुछ देर बाद ही विवाह संपन्न हो जाता है। पंडित जी वर वधू को सबका आशीर्वाद लेने को बोलते हैं, लेकिन तभी अमन के पापा कहते हैं वर वधू को आशीर्वाद तभी मिलेगा, पर पहले समधी जी हमें हमारी भेंट तो दे दीजिए। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, समधी जी पहले आशीर्वाद तो दे दीजिए। इस बात पर अमन के पापा भड़कते हुए बोले, देखिए समधी जी, बाकी बातें बाद में, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ये सब बात हम सुबह करते हैं, अभी विदाई का मुहूर्त है। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? जब तक आप पूरे 20 लाख रुपए हमारे हाथ में नहीं रख देते तब तक हम दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे। श्रेयांशी का खून खोलने लगा। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चुप हो गई, पर उसे ये स्पर्श जाना पहचाना लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर आपको गाड़ी भी तो चाहिए थी ना? श्रेयांशी के चाचा जी ने कहा। हाँ, पर पहले 20 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो ठीक है, वरना हम अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं। हाँ अंकल, बिल्कुल जाइए, पर अपने बेटे को साथ लेकर। मैं अभी लेकर आता हूँ। आयुष श्रेयांशी का भाई ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और साथ में अमन को लेकर आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। उसे देखकर सब भौंचक्के रह जाते हैं और श्रेयांशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी शादी किससे हो गई है। वो अपने पास खड़े दूल्हे के चेहरे पर से सहरा हटा देती है तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, खुद रिहान था। ये सब क्या है और ये लड़का कौन है? और अमन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो और ये लड़का यहाँ कैसे आया? अमन के पापा उसके पास आकर बोले, मुझे नहीं पता पापा, पता नहीं किसी ने पीछे से मुझे बेहोश कर दिया। और वो श्रेयांशी के पास आकर बोला, दिखा दी ना अपनी औकात। मुझे पता था तुम इससे ही शादी करना चाहती थी, इसलिए इतने नखरे दिखा रही थी। तुमने जो धोखा दिया है ना, उसके लिए तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम जैसी निहायती। तभी रिहान बोल पड़ा, यांशी के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना अमन चौहान, वरना जिंदगी भर इन शब्दों के लिए तुम्हें अफसोस होगा। तो डॉक्टर साहब बोले, आप क्या कह रहे थे समधी जी? आप अपने बेटे को लेकर चले जाएंगे तो अब किस बात का इंतजार है? जाइए। अमन और उसके साथ के वहाँ कुछ बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की
तो आयुष ने कहा, ओ हेलो, ना हो सके जीजा जी आपका ये वीडियो देखिए और आपके पूजनीय पिताजी ने जो वचन कुछ समय पहले बोले हैं ना, उसका वीडियो अगर पुलिस के पास और मीडिया के पास भेज दिया ना, तो जो बची खुची इज्जत है वो भी चली जाएगी और आपकी सरकारी नौकरी भी। तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकलिए। अमन को उसकी बात सही लगी। थोड़ी ही देर में अमन और बाकी लोग चले जाते हैं। अब तो खुश है ना बेटा आप, क्योंकि आपका दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। पर पापा ये सब कैसे हुआ? रिहान आप यहाँ कैसे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिहान ये तो तुम्हें अंकल ही बताएंगे। तब डॉक्टर साहब बोले, जब श्रेयांशी रूम में चली गई तब दिव्या ने वो वीडियो सबको दिखाया, जिससे हमारा दिमाग ठनका। बात दहेज तक तो ठीक थी, पर हमने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि श्रेयांशी शादी के बाद भी वकालत नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो तो अभी ही अपनी बात से मुकर गया। हम सोचते थे कि उसके घर वालों की सोच चाहे जैसी भी हो, पर कम से कम उसकी सोच तो अच्छी होगी, पर हम गलत थे, बहुत गलत। फिर चाचा जी बोले और तभी मेरे दिमाग में रेहान का ख्याल आया और मैंने इनके पिताजी से बात की। उन्होंने हमें माफ़ भी कर दिया और शादी के लिए भी राजी हो गए, पर उन्होंने ये कहा कि पहले हम रेहान से बात कर लें, क्योंकि रेहान की खुशी में ही उनकी खुशी है। फिर मैंने भाई साहब को समझाया और ये समझ भी गए श्रेयांशी की असली खुशी रेहान के साथ है। रुचिका जी बोली और फिर मैंने दिव्या के पति जो कि रेहान जी के दोस्त हैं, उनसे इनके बारे में पता करने को कहा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पास में ही रेहान जी की बहन का ससुराल है। ये वहीं कुछ काम से आए हुए थे। तब हमने इनके पास जाने का फैसला किया। तेरे पापा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनसे जाकर बात करें, इसलिए उन्होंने हमें और तेरे चाचा जी को इनसे बात करने के लिए भेजा। फिर रेहान बोला और जब इन्होंने हमें सारी बात बताई तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी आपका कॉल आया और आप कुछ बोली भी नहीं, पर मैं आपकी आवाज़ सुनकर समझ गया था कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, और तब मैंने तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी। फिर श्रेयांशी का भाई आयुष बोला और बाकी दूल्हा बदलने का काम मैंने कर दिया। श्रेयांशी की आंखें भर आई। आप सभी ने मेरे लिए ये सब किया और हम पता नहीं क्या सोच रहे थे। तभी डॉक्टर साहब उन दोनों के पास आए और रेहान से कहा, हमें याद है बेटा, जब आपका रिश्ता श्रेयांशी के साथ हुआ था तब आपने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ये भेंट हमने श्रेयांशी के लिए रखी है, कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ में 20 लाख रुपए का चेक रख दिया। तभी रेहान बोला, मुझे तो लगा था कि शायद अब आपको मुझ पर होने लगा है, पर मैं गलत था। आपको तब भी मुझ पर विश्वास नहीं था और आज भी नहीं है, इसलिए तो आप मुझे 20 लाख रुपए दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले, अरे नहीं बेटा, ये तो बस उपहार है, आप इसे अन्यथा ना ले, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। रेहान बोला, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। मेरे पिताजी की संपत्ति गई, पर मेरा हौसला, मेरी लगन और मेरी मेहनत नहीं। आप चिंता ना करें, आपकी बेटी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। श्रेयांशी के माँ पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी श्रेयांशी की माँ रुचिका बोली, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए, आप पुरानी बातों को ध्यान में ना रखें। जो भी हुआ उसमें श्रेयांशी की कोई गलती नहीं है। उन सब के लिए हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, पर हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। श्रेयांशी की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, पर रेहान ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप बड़ी हैं और बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए ये अच्छे लगते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ किसी भी पुरानी बात से श्रेयांशी को कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे माँ पापा वैसे भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इस शादी से वो बहुत खुश हैं। डॉक्टर साहब ने श्रेयांशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारी बेटी अनमोल है और उसका दूल्हा भी अनमोल है, खरीदा हुआ नहीं है। पर अब ये चेक आप रख लीजिए बेटा, ये आपका ही है।
श्रेयांशी फपक पड़ी और उनके गले लगकर रोते हुए बोली, आपने हमें रिहान दे दिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए पापा, हमारे लिए बस आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। उनकी भी आंखें भर आई। उसके बाद सब हंसी खुशी उसकी विदाई कर दी। डॉक्टर साहब, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। रुचिका, अगर आज ये सब नहीं होता तो हम एक नया हीरा खो देते। रुचिका बोली, सही कह रहे हैं आप, जब भी ऐसा कुछ होता है तो परिवार का सपोर्ट मिल जाए ना, तो शायद ये दहेज नाम की कुप्रथा खत्म ही हो जाए, क्योंकि जब देने वाला देगा ही नहीं तो लेने वाला कर ही क्या सकता है। और हमें गर्व है अपनी बेटी पर, जो गलत को गलत कहने का दम रखती है, लेकिन अपने परिवार के लिए गलत सहने को भी तैयार थी। और हमारे पर भी उन्होंने उसके साथ गलत नहीं होने दिया। फिर बुआ जी बोली, बिल्कुल सही कहा भाभी, और हमें भी अपने भाई भतीजे पर गर्व है। इन लोगों ने घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दी और श्रेया के साथ भी गलत नहीं होने दिया। और भैया ने भी समय रहते अपनी गलती सुधार ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।